10th बोर्ड एस्पिरेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर फिर से आ गई हूँ कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्योंकि हम उन एक्टिविटीज को स्किप कर देते हैं तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी गलती को प्रिवेंट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम धीरे धीरे करके सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करते हुए उसके बेस्ड क्वेश्चंस को इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को आप हीट करते हो तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं? तो यहां से आपको व्हाइट डजलिंग फ्लेम ऑब्जर्व होती है और एक आपको व्हाइट कलर का ऐश मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो आप डायरेक्टली मैग्नीशियम रिबन को हीट नहीं करते, आप पहले उसको सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर हीटिंग। तो आप उसको क्लीन क्यों करते हो? एक्चुअली आपको पता है कि मेटल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक लेयर बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको रिमूव करना होता है, इसलिए आप क्या करते हो उसको सैंड पेपर के साथ रब करते हो। ये एक कैसा टाइप है, किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एनकाउंटर आप कर रहे हो? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी बॉन्ड बाय कीपिंग इट as far as possible from the ice। आपको बोला जाता है कि आपको मैग्नीशियम जो रिबन है उसको दूर रखना होता है। एक्चुअली में आप कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे वेरियस सब्सटेंसेस का इवोल्यूशन होता है, यहां से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आपकी आईज को हार्म कर सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आपके बन सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 आपकी स्पेसिफिकली आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है। देखो यहाँ पे आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिख देती हूँ लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्व होगा। तो एक्चुअली में जब यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड आप ऐड करते हो तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जामिनर जो है बहुत ज्यादा शार्प है, वो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ कलर्स देगा। वो बोलेगा लेड नाइट्रेट ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स अ येलो कलर कंपाउंड, व्हाट इज दैट कंपाउंड? तो हम इसको एनालाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ बोथ आयंस, दोनों कंपाउंड्स के आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो यहां से आपको PbI2 मिलेगा और आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट आपका कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा और PbI2 के आपको क्या हो जाएंगे? येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। सो इस एक्टिविटी से बहुत फ्रीक्वेंटली डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी हम इस एग्जांपल को इस एक्टिविटी के थ्रू समझा सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड। जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करते हो लेड नाइट्रेट के अंदर तो आपको क्या मिलते हैं? येलो कलर के लेड आयोडाइड मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको ब्रीफ भी कर दिया। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? देखो नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या लिया है? कुछ पीसेस लिए हैं जिंक ग्रैन्युअल के, उसको आपने किसके साथ रिएक्ट कराया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो यहाँ पे बोला कि इसको केयरफुली हैंडल करो, यहां से कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? इस एक्टिविटी से हमें समझ आता है कि जनरली मेटल है और उसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होती है। देखो जब भी मेटल आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से हमें सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है और ये रिएक्शन
एक्सोथर्मिक है, यहां से हीट इवॉल्व होती है। तो इसी चीज को एनालाइज करते हुए क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस एक्टिविटी से। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इट रिकमेंडेड ऑलवेज टू यूज डाइल्यूट एसिड। हम डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड लोगे तो वहां से, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये हाईली विग्रस होगी, अगर ये विग्रस होगी तो आपके लिए क्या होगी, हार्मफुल, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, What happens when zinc granules are added to HCl/H2SO4? अभी मैंने आपको रिएक्शन के साथ समझाया, मेटल की रिएक्शन जब भी आप एसिड के साथ करते हो तो वहां से आपको H2 गैस रिलीज होती है। और H2 गैस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब भी आप एक बर्निंग कैंडल उसके सामने लेकर आओगे तो आपको पॉप साउंड मिलेगा। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको, H2 गैस को। यहाँ से आपके ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखो आपको पता है क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है दैट इज आपका क्विकलाइन। अब यहाँ पे वही रिएक्शन आपकी गिवन है, आपने क्या किया है, आपने स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लिया है जिसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं बीकर के अंदर, और आप उसमें क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो स्लोली, और फिर आप उसको बीकर को टच करके देख रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व होगा, क्या ऑब्जर्व होगा मेरे स्टूडेंट्स, आप कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि जो आपका बीकर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली में जब भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और आपका क्या फॉर्म होता है, स्लेट लाइन। और ये क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जहां से हीट रिलीज होती है, इसलिए आपका बीकर क्या हो जाता है, कंटेंट्स ऑफ बीकर क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपका क्या क्वेश्चन बनता है, एक्सोथर्मिक, कि क्विकलाइन की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, स्लेट लाइन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यहां से आपने बहुत बार पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस देखा होगा। देखो यहां पे आपने एक सब्सटेंस लिया है दैट इज फेरस सल्फेट, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट कर रहे हैं। जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट कर रहे हो, देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखो, इसने जो अपनी टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया है वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड किया है, उसने अपने माउथ की डायरेक्शन में नहीं होल्ड किया। जब आप उसको हीट करते हो तो आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स किस कलर के होते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं आपके ग्रीन कलर के, ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही आप इसे हीट करोगे, अभी किसका एग्जांपल हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे आपके ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके आपका व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप इसे फर्दर हीट करते हैं तो यहां से आपका आयरन ऑक्साइड मिलता है और आपकी SO2 SO3 गैसेस का इवोल्यूशन होता है। SO2 की गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बर्निंग मैचस्टिक, और ये इसकी इरिटेंट स्मेल होती है। अब सुनो, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर की क्या देता है, ऑक्साइड रिलीज करता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे कुछ गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है तो आपको टेस्ट ट्यूब को होल्डिंग प्रॉपर अलाइनमेंट में रखनी चाहिए। आपको टेस्ट ट्यूब एट द माउथ की तरफ भी रखनी चाहिए और आपके जो पार्टनर है उसकी तरफ भी नहीं रखनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपकी होल्डिंग करेक्ट होनी चाहिए। आपको जो फेरस सल्फेट आपने लिया है वो जनरली क्या लेने चाहिए, ड्राई लेने चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर क्लैम्प स्टैंड से उसकी होल्डिंग करनी है। तो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकिंग व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको गिवन है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर। यस, हमने अभी देखा क्या चेंज हुआ कलर में,
अभी हमने देखा कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का था, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, पहले इनिशियली व्हाइट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रेड हुआ। तो कलर चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ क्योंकि वहां पे क्या हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन हुई। पहले आपका फेरस सल्फेट बना, उसके बाद क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी भी सेम है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे एक और क्वेश्चन के थ्रू एक और कंसेप्ट ऐड किया है। सल्फर डाइऑक्साइड जो आपकी गैसेस रिलीज हुई हैं, उसको आपने क्या किया है, एक वेट लिटमस पेपर के साथ ट्रीट किया है। अब वेट लिटमस पेपर उसने ब्लू भी लिया है और रेड भी लिया है। अब मुझे जल्दी जल्दी से बताओ मेरे स्टूडेंट्स, एक नॉन मेटल डाइऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक। बिल्कुल सही, एक नॉन मेटल डाइऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक। अगर एसिड है तो मैंने आपको पता है एसिड मतलब डेंजर, तो जब भी आप रेड की तरफ जाएंगे दैट मींस इट इज एन एसिड। तो अगर आपका वेट ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड चेंज हो जाएगा, है ना, यही होगा क्योंकि सल्फर जो डाइऑक्साइड है या ट्राइऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। और अगर मैं बात करती हूँ रेड पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट। देखो लेड नाइट्रेट क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का कलर कुछ भी नहीं होता, व्हाइट होता है। अब उसी चीज को वो बोलेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में उसने लेड नाइट्रेट लिया है, उसको हीट करना स्टार्ट किया है, तो क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए। देखो आपको पता है इनिशियली एक ही रिएक्टेंट है, मतलब यहां पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां से लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है किसके अंदर, लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। अब देखो लेड ऑक्साइड किस कलर के प्रेसिपिटेट है, येलो रेसिड्यू देता है, और NO2 की क्या मिलती है आपको, ब्राउन फ्यूम्स। जिससे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जब आप रेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, आपने येलो कलर के रेसिड्यू नोट किए और ब्राउन कलर की फ्यूम्स इवॉल्व हुई। अब क्वेश्चंस यहां से क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड। मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आपको ऑब्जर्व होगा, आपको ऑब्जर्व होगा कुछ देर बाद आपको येलो कलर के रेसिड्यू मिलेंगे लेड ऑक्साइड के, और आपको NO2 की ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगी। तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं पढ़ी होती तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में स्किप कर देते। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो वाटर जो है, अगर आप वाटर के एक्वस सॉल्यूशन में, अब एक्वस सॉल्यूशन में यहां पे आप थोड़ा सा एसिड भी लोगे, क्या लोगे, थोड़ा सा एसिड लोगे और उसकी क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप क्या कर रहे हो, वाटर की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, जब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, H2 एंड O2। तो यहां से वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। अब क्वेश्चन ये आपको एक्टिविटी प्रोवाइडेड है कि आपने कैसे कैसे ये परफॉर्म किया। देखो इसमें आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, आपने 2 इलेक्ट्रोड्स ली। अब बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको मैं क्या कहती हूँ, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको मैं क्या कहती हूँ, कैथोड। आपने जैसे ही बैटरी की हेल्प से करंट पास किया तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है वो आयनाइज हो जाता है H+ प्लस OH नेगेटिव आयंस के अंदर। जब ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, अब आपको पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और आपका नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स पर पहुंचते हैं, यहाँ पे H+ आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन होके H2 गैस रिलीज कर देता है, और यहां से आपका OH नेगेटिव क्या करता है, ऑक्सीडेशन होके O2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। देखो आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब देखो
इस एक्टिविटी पे क्वेश्चंस आपके क्या क्या बन सकते हैं? क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि अमाउंट ऑफ H2 एंड O2 गैस, किस टर्मिनल पे ज्यादा बबल्स होंगे? आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा, देखो आप वाटर की थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे तो वाटर डिकम्पोज होगा H2 और O2 के अंदर। अब आप नोटिस करो यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो आप कहोगे कि जितनी वॉल्यूम आपकी हाइड्रोजन गैस की है वो ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, वॉल्यूम रेशियो बताओ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखो इस एक्टिविटी में आपने सिल्वर क्लोराइड लिया है चाइना डिश में, उसको आप क्या कर रहे हो? सनलाइट की प्रेजेंस में रख रहे हो। अब देखो यहां पे हमारी कौन सी रिएक्शन इंकाउंटर हो रही है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी स्टूडेंट्स? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट का मैं सिंबल बनाती हूँ HNu, वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है और यहां से आपको Ag सिल्वर और Cl2। आप कुछ देर बाद ऑब्जर्व करोगे कि जो आपने सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट विल बी द कलर चेंज? तो आप कहोगे कि ये क्या होता है आपका व्हाइट कलर, और आपको कलर क्या चेंज होगा? दैट इज व्हाइट टू ग्रे। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब देखो इसके बेस्ड क्वेश्चंस, why AgCl kept in a black color of bottles? आप उसको ब्लैक कलर ऑफ बॉटल्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको सनलाइट पे रखोगे तो एक्चुअली में इसका क्या हो जाएगा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा और एक्चुअली में आपका सिल्वर क्लोराइड बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए आप उसको डार्क कलर बोतल्स में रखते हो उसकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे क्या होती है? उसकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाती है और आपको ग्रे कलर का क्या मिल जाता है? सिल्वर मिल जाता है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस्ड है। देखो यहां पे आपके पास कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल को 20 मिनट्स के लिए डिप किया। अब आप 20 मिनट्स के बाद आप देखते हो, कंपेयर कर रहे हो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट को। आपने इनिशियली जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया था उसको, और 20 मिनट्स बाद जो कलर है उस चेंज को ऑब्जर्व करना है। आप देखो यहां पे आपका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो यहाँ पे B ज्यादा रिएक्टिव था, उसने A को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? उस खुद का कंपाउंड बना दिया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एनालाइज करें तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो उसको पक्का डिस्प्लेस करेगा। और समझो कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का था, पर जैसे ही आप उसमें कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का था, पर जैसे ही आप उसमें आयरन डालते हो, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी आपकी और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर। ये ब्लू था। अब देखो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो गया है, अब यहाँ पे फेरस सल्फेट है और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? आपका ग्रीन होता है। तो आप एक कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे ब्लू टू ग्रीन। तो देखो आपने ये एक्टिविटी पढ़ी, इसके बेस्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ब्लू कलर क्यों फेड हुआ? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई और जो कॉपर था वो इस आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। इसलिए आयरन नेल का कलर क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से। चलो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी, अच्छा इसी एक्टिविटी का एक और क्वेश्चन आपका है,
On keeping iron nails in a blue colored copper sulfate solution, it is observed that the color of solution turn light green. अभी मैंने आपको समझाया वहां पे क्या होता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और बेरियम क्लोराइड लिया है, और आप उनको मिक्स कर रहे हो. देखो कुछ टाइम बाद आप जब आप उसको मिक्स कर दोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तुम्हें यहाँ पे ना व्हाइट कलर के कर्डी प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, और वो किसके मिलेंगे, बेरियम सल्फेट की. Yes, this is an example of double displacement reaction. ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है, वो अपने आयंस को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे. यहाँ पे आपके पास बेरियम क्लोराइड था, और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड किया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4. तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आयंस को एक्सचेंज कर दो. बेरियम सल्फेट के क्या होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जिससे आपको क्या, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल और हो गई, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके, इस एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन, while studying the double displacement reaction, the solution of barium chloride and sodium sulfate are mixed. What do you observe as the solutions are mixed? जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे तो आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे बेरियम सल्फेट के, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen in the above observation made by you after 10 minutes? अगर आप 10 मिनट्स बाद ये ऑब्जर्वेशन देखोगे तो एक्चुअली में जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको रिएक्शन मीडियम में क्लाउडीनेस दिख रही है, वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल करने लगेंगे. तो आप नीचे बॉटम ऑफ कंटेनर पे आप क्या देखोगे, थिक प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट. तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी आफ्टर 10 मिनट्स. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत आता है और XYZ की फॉर्म में आता है. यहां आपसे बोला जाता है एक शाइनी मेटल X on heating in the presence of oxygen give a compound Y that is black in color. ये क्वेश्चन ऐसे आपका एग्जाम में बहुत बार फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, और PYQs में आपने देखा भी होगा. तो आप समझो कॉपर का कलर क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, पर जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि ये चाइना डिश में जो रखा कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसीलिए आपको नहीं पता, अगर आप एक्टिविटी नहीं पढ़ते तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते. तो इसीलिए एक्टिविटी को एनालाइज करना, उनके पीछे क्वेश्चंस को लर्न करना, ये आपके मार्क्स को एनहांस करता है, आपको इंप्रूव करता है और आपके रिजल्ट्स को इंप्रूव करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन. देखो अब यहां से एक और क्वेश्चन रिवर्स पूछा गया है. देखो ये आपको बोल रहा है कि अगर आपका कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो गया है तो आप उसको रिवर्स कैसे कर सकते हो. देखो हमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर लेके जाना है, दैट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन. आपको क्या कराना है, उसका रिडक्शन. अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, H2 डाल देती हूँ, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन डाल देती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन. तो यहाँ से कॉपर रिड्यूस हो जाएगा और वो H2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर के अंदर. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार देखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, you might have noted that when copper powder is heated in a China dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. अभी हमने जाना वहां पे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और जिसका कलर क्या होता है, आपका ब्लैक होता है. चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, इसमें हमने जिंक ग्रैन्युल्स लिए, उसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो. देखो ये एक्टिविटी हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, बट यहाँ पे बस आपका आइडेंटिफिकेशन है किसका, हाइड्रोजन गैस का.
जब आप मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, मेटल प्लस एसिड हमेशा आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, जनरली आप जब डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हो तो आपका सॉल्ट प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। जब आप उस H2 गैस को बबल सॉल्ट सॉल्यूशन से पास करोगे तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है तो वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आएगी। जब वो ऊपर आएगी बबल्स की फॉर्म में, तो जैसे ही आप एक बर्निंग कैंडल उसके सामने लेकर जाते हो तो यहाँ पे क्योंकि H2 जो है वो कंबस्टिबल है बट सपोर्टर नहीं है कंबशन का, तो एकदम से आप कंबस्टिबल सब्सटेंस रख रहे हो पर वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो एकदम से आपको क्या होता है, पॉप साउंड। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज आइडेंटिफिकेशन फॉर इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉर टेस्ट फॉर CO2 गैस। अब हम जो एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर गैसेस की इवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं। अब जरूरी नहीं एग्जाम में आपसे एक्टिविटी पूछी ही नहीं जाएगी। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन देता है, राइट एन एक्टिविटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, राइट एन एक्टिविटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आइडिया इन एक्टिविटीज का भी होना चाहिए। देखो CO2 गैस का इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर की एक्टिविटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझो, जनरली जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करते हो, किसी भी एसिड के साथ करते हो, तो यहां से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर एंड CO2। यहां से कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आपने मेटल कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ की है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने एसिड के साथ की है। तो अभी मैंने बताया मेटल कार्बोनेट एंड एसिड क्या करता है, CO2 गैस रिलीज करता है। अब CO2 गैस क्या करेगा, लाइम वाटर मिल्की। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, आपका लाइम वाटर होता है, सी होता है आपका क्विक लाइम, क्विक लाइम का आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्लेट लाइम। अब देखो इससे जब आप CO2 गैस पास करते हो तो आपका वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि सॉलिड होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर ये पानी में इनसॉल्युबल है तो एकदम से क्या होगा, आपका लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट यहां पे इस एक्टिविटी को मैं फर्दर एक्सटेंड करती हूँ और प्रोलॉन्ग पासिंग ऑफ CO2, अगर मैं कुछ टाइम के लिए इससे CO2 गैस पास करती हूँ तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, एक कलरलेस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, आपका कलरलेस सॉल्यूशन, सॉल्युबल होता है पानी में। तो दिस एक्टिविटी इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 गैस। तो क्वेश्चन इसी को एनालाइज करके इस एक्टिविटी के बेस्ड आपको क्वेश्चंस देगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। A student add a spoonful of powdered sodium hydrogen carbonate to a flask containing ethanoic acid। अब आप समझ चुके हैं ये रिएक्शन क्या है आपकी, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन एसिड के साथ। तो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है जो कि क्या करती है, लाइम वाटर मिल्की। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी है एसिड बेसिस सॉल्ट्स की। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आपका ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं, या तो कीटायन होंगे या फिर क्या होते हैं, एनायन। कीटायंस आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। देखो इफ इन केस यहाँ पे आपने एक सर्किट बनाया है तो यहां से यहां तक सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब यहां से यहां तक कुछ आयंस का मूवमेंट होगा। अगर आयंस प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में तो यहां पे सर्किट कंप्लीट होगा और आपका बल्ब ग्लो कर पाएगा। बट इन केस यहाँ पे आयंस नहीं बने तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसी के लिए आपने 4 सॉल्यूशंस लिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बल्ब किस केस में ग्लो होगा। देखो अगर मैं बात करती हूँ ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 एंड आपका अल्कोहल, मैं इथेनॉल का एग्जांपल ले लेती हूँ, C2H5OH। देखो ऑल्दो
although these contain hydrogens, but जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व कराओगे, यहां से आपका कोई H प्लस आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस. अगर यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं है तो आप खुद समझो, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ग्लूकोज एंड इथेनॉल कंटेन हाइड्रोजन एटम्स बट दे डू नॉट ग्लो द बल्ब इन प्लेस्ड इन अ सर्किट. वो आपके सर्किट में प्लेस बल्ब को ग्लो नहीं करता. तो रीजन क्या है, यहाँ पे कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता. बट एसिड्स के केस में आपको पता है, एसिड्स जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं दे विल फर्निश H प्लस आयंस. ये क्या फर्निश करते हैं, आपके H प्लस आयंस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक डाउन होता है H प्लस प्लस Cl नेगेटिव. सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव. तो यहां से क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हुआ और आयंस के मूवमेंट की वजह से सर्किट कंप्लीट हुआ और बल्ब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका ग्लो हुआ. तो यहां से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका बनता है. नेक्स्ट एक्टिविटी. ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अभी हम ना कई बार एग्जाम में हम जब पढ़ते हैं तो हम CO2 गैस याद रख लेते हैं, हम H2 गैस का फॉर्मेशन याद कर लेते हैं. पर अगर हमसे पूछे कोई कि HCl गैस के फॉर्मेशन की एक्टिविटी बनाओ, हमारा माइंड क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा. इसलिए ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. जबकि हम ये ड्राई लिटमस वाला क्वेश्चन बहुत बार पढ़ते हैं, पर हम ये एक्टिविटी भूल जाते हैं कि ड्राई लिटमस वाली एक्टिविटी किसके लिए होती है. तो जब भी आप एक सॉल्ट में एसिड डालते हो, आपने सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपने एक सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड, वहां पे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो. तो यहां से रिएक्शन करके आपकी क्या होती है, HCl गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है. अब देखो HCl गैसियस फॉर्म में है. अब गैसियस फॉर्म में है तो वो अभी आयंस को नहीं फॉर्म कर रही है, वो सिर्फ आयंस तब फॉर्म करती है जब वो एक्वस फॉर्म में होती है. तो जब आप इसके सामने ड्राई लिटमस पेपर लेके जाओगे तो कोई H प्लस आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. अगर H प्लस आयंस फॉर्मेशन नहीं हुए तो आपका ड्राई लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ. बट जैसे ही आप एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाते हो तो HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl सॉल्यूशन बना देती है और जिसमें आपके क्या होते हैं, H प्लस आयंस फर्निश होते हैं. अगर H प्लस आयंस फर्निश होंगे तो वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगा. यही रीजन है कि मॉइस्ट लिटमस पेपर क्या कर देता है, आपका इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कलर चेंज ऑब्जर्व होता है. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स. अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, कैल्शियम क्लोराइड. यहाँ पे कई बार एग्जामिनर पेपर बनाने के लिए आपको ना क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड ट्यूब. यहाँ पे गार्ड ट्यूब का फंक्शन होता है, गार्ड ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस होता है कैल्शियम क्लोराइड. अब कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना. तो इस रिएक्शन कंडीशन में जो भी मॉइस्चर है वो गार्ड ट्यूब इस मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. तो भूलना नहीं, कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना. चलो नेक्स्ट एक्टिविटी. आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई. एक्चुअली ये एक्टिविटी किसकी है, आपकी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2. दिस इज ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. देखो हमारे कंपाउंड में कुछ कंपाउंड सिर्फ कलर किसकी वजह से देते हैं, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से देते हैं. तो आप जब उसको हीट करोगे तो कुछ टाइम बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, इसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड. आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या हो जाएगा आपका कलरलेस, और आपको क्या मिलेगा, जहां पे टेस्ट ट्यूब का कूलर पोर्शन होगा वहां पे आप कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, व्हेन few crystals of a substance are heated, then there is a color change from blue to white and there are some water droplets at the top of the container. तो देखो ये आपका किसकी एक्टिविटी हो गई,
टू डिटेक्ट किसी भी कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो एग्जामिनर एक्टिविटी से ही क्वेश्चंस निकालता है और हम सोचते हैं कि क्वेश्चंस कहां से आ गए, हम अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाते। तो हम अटेम्प्ट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी भी एक्टिविटीज को एनालाइज नहीं करते। इसलिए बोला जाता है एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आप 100 स्कोर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखो इसमें पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप ना क्लैंप्स, आप वैक्स की हेल्प से पिन्स को स्टिक करते हो। जब आप हीट करना स्टार्ट करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो आपका पास वाला रीजन है, जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो तो ये पिन जो है वो फॉल डाउन होने लगती है। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, क्योंकि इसने हीट को कंडक्ट किया थ्रू वाइब्रेशंस और वो यहां तक पहुंची और आपकी जो वैक्स है वो मेल्ट डाउन हो गई और आपकी जो पिन्स है वो क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो दैट मींस दिस इज एक्टिविटी टू प्रूव मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन वन एक्टिविटी टू शो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। दिस इज जनरल। आप समझो कि आप ये कंसेप्ट पढ़ के आए हो कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो आपका क्या रिलीज करते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स का जनरली नेचर कैसा होता है, बेसिक। क्योंकि जैसे ही आप इन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, बेस। अब बेस है तो ये लिटमस पेपर को कलर चेंज करेगा और कौन से लिटमस को चेंज करेगा, ये आपके रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक के मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। एम्फोटेरिक के एग्जांपल्स हमारे होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, जिंक ऑक्साइड। तो ये आपका एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, आपकी एसिडिक होती हैं। क्या होती हैं, आपकी एसिडिक होती हैं। एसिडिक होती हैं तो आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड। और एसिड किस लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड जो है वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो दिस एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ एसिडिक and basic oxides of non-metals and metals. Next activity is about burning of metals. देखो कई बार क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एक मेटल X है, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और आपको ना गोल्डन येलो फ्लेम मिल रही है। अब अगर आपने ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा कि मेटल्स जो है, डिफरेंट मेटल्स जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं वो डिफरेंट फ्लेम्स देते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को गलत कराएंगे। जो हमारा मेटल होता है सोडियम, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देता है, गोल्डन येलो फ्लेम देता है। वैसे ही पोटेशियम आपका लिलिक फ्लेम देता है, वैसे ही आपका कैल्शियम मैग्नीशियम जो है व्हाइट फ्लेम्स देते हैं। तो ये हर एक कंपाउंड क्या देते हैं, आपकी डिफरेंट कलर फ्लेम्स देते हैं। तो दिस एक्टिविटी इज अबाउट द फ्लेम्स प्रोड्यूस ऑन बर्निंग अ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट मेटल example sodium potassium and potassium and you are reacting with the acid। metals की रिएक्शन एसिड के साथ, metals जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका H2 गैस रिलीज होती है। देखो यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या है, metals की रिएक्शन एसिड के साथ क्या होती है, salt and H2 गैस। ये कॉमन रिएक्शन है जो हम एसिड बेसिस में भी पढ़ के आए हैं और मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बबल्स किसके ऑब्जर्व होते हैं, बबल्स ऑब्जर्व होते हैं यहाँ पे के H2 गैस के। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट एक्स्ट्रा है। देखो जनरली हम यहाँ पे अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हमारी H2 गैस इवॉल्व होती है। बट अगर हम यहाँ पे इन दोनों एसिड्स की जगह डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड,
तो यहाँ पे आपको कोई भी H2 गैस का इवोल्यूशन नहीं होता। क्यों? इसका रीजन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि HNO3 क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो काम कराता है। तो एक्चुअली में ये जो आपकी H2 गैस प्रोड्यूस होती है, H2 गैस को ये जो आपकी H2 गैस प्रोड्यूस होती है उसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के अंदर और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसी रीजन से हम कहते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई H2 गैस का इवोल्यूशन नहीं होता। बट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। यहाँ पे कोई भी मेटल हम ले तो वहां पे H2 नहीं मिलेगा, बट इन केस ऑफ टू मेटल्स मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, यहाँ पे इन दोनों मेटल्स के केस में क्या होता है? आपको H2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। Which metal react vigorously with dilute hydrochloric acid? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको अगर मैंने मेटल्स दिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम, सबसे पहले आपके जो पर्टिकुलर लेवल पे रिएक्टिविटी सीरीज आती है वो पोटेशियम से स्टार्ट होती है। हम आपके लेवल की पढ़ेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, Hg। ठीक है, हम सिर्फ आपके लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। देखो ये सारे लो रिएक्टिव होते हैं, Ag, Au, प्लैटिनम, तो इन पे मैं नहीं जा रही हूं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ये आपका मोर रिएक्टिव मेटल है और मोर धीरे धीरे क्या आ रहा है? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है। ये जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से नीचे। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैंने आपको देखो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज्यादा विग्रसली एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उतना विग्रस अमाउंट में H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन Fe। तो सबसे ज्यादा H2 गैस कौन रिलीज करेगा? मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन Fe। तो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। Next is about, this is also a displacement reaction. You have taken copper sulfate solution. Copper sulfate solution में आपने आयरन का नेल लिया है। Copper sulfate solution and iron. This both activities are entirely based on the reactivity series of metals. अब आपको पता है आयरन, मैंने अभी आपको बताया कि आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस करेगा। तो यही रीजन है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फेरस सल्फेट, और आयरन के ऊपर आपका कॉपर डिपॉजिट हो जाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो दिस इज एक्टिविटी इज आल्सो बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में क्या है आपका? कॉमन है। नेक्स्ट एक्टिविटी, अच्छा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर्ड? किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी? देखो जिसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया है और आयरन डाला है। देखो कॉपर सल्फेट आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो सकती है। अब इस वाले टेस्ट ट्यूब की अगर मैं बात करूं आयरन और कॉपर, तो देखो इसमें रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो, अगर मैं यहाँ पे कॉपर मेटल लेती और आपका सोल्यूशन फेरस सल्फेट का लेती तो वहां पे रिएक्शन नहीं देती। क्यों? क्योंकि कॉपर तो कम रिएक्टिव होता है, वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आप कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और रिएक्शन मैंने आपको समझा ही दिया कि एक्चुअली में क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी अबाउट रस्टिंग। देखो रस्टिंग प्रोसेस के लिए आपका क्या, हम पढ़ते हैं आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। अब जो ब्राउन कलर की कोटिंग है उसके लिए आपकी दो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, O2 एंड H2। देखो नेक्स्ट है आपका कोरोजन। कोरोजन अगर हम आयरन के केस में बात करें तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग मतलब जब आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। देखो
अब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब ए में आपके पास वाटर भी प्रेजेंट है और आपके पास मॉइस्चर दैट इज ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपके पास वाटर है बट ऑक्सीजन मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए आपने एक ऑयल की लेयर डेवलप करी हुई है। और लास्ट रिएक्शन में, लास्ट टेस्ट ट्यूब में आपके पास ना तो वाटर है ना तो मॉइस्चर है, क्योंकि आपने कैल्शियम क्लोराइड यूज किया है और कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर देता है। तो इस केस में रस्टिंग नहीं होगी। देखो रस्टिंग के लिए दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग के लिए आपका मॉइस्चर और वाटर होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो इस केस में रस्टिंग नहीं होगी, इस केस में भी रस्टिंग प्रिवेंट होगी। सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या होगी, आपकी रस्टिंग होगी, क्योंकि बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर द कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एक्टिविटी आपसे ना एग्जाम में पूछी जाती है कि स्टेट वन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग। तो ये एक्टिविटी आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट 4th चैप्टर। इसमें आपने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है और इथेनॉल के अंदर आपने क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो पोटेशियम परमैंगनेट का 5% सॉल्यूशन, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नेम होता है दैट इज बेयर्स रिएजेंट। ये क्या होता है आपका, बेयर्स रिएजेंट। देखो बेयर्स रिएजेंट पर्पल कलर का होता है। अब जैसे ही आप उसको थोड़ी टाइम के लिए हीट करोगे तो जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्चुअली में यहाँ पे इथेनॉल जो है वो क्या होता है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसके अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर। और क्योंकि आपका इथेनॉल ऑक्सीडाइज हुआ है और आपका पोटेशियम परमैंगनेट यूज हुआ है रिएक्शन में, तो उसका पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और आपको MnO2 के ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं। तो दैट मींस दिस एक्टिविटी इज अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ कलर। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस में इथेनॉल प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप ये पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट कर सकते हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ इथेनॉल। तो जब भी आपको डिटेक्शन ऑफ इथेनॉल का कोई टेस्ट आता है तो आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज इथेनॉल को आप ट्रीट कर रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ग्लेशियल, क्योंकि एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर्स में ये फ्रीज हो जाता है ग्लेशियल लाइक आइस की तरह। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो इथेनॉल की रिएक्शन जब आप किसके साथ करते हो, एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड के साथ, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा फ्रूटी ऑडर स्मेल। देखो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस मिल रहा है और ये सब आपके इसमें आप थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। अब देखो यहां से जो कंसेप्ट है वो क्या है, आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का। यहाँ पे आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आप अल्कोहल को एसिड के साथ ट्रीट करते हो और यहाँ पे जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे आपका एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। तो यहाँ से आपको एस्टर मिलेगा इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में भी आ सकता है कि दो सब्सटेंस हैं उनको हम ट्रीट कर रहे हैं और आपको एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस मिल रहा है, तो वो क्या पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, इसीलिए एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट सोप पोर्शन। You have taken 10 ml of hot water in each test tube, 5 drops of soap solution to the one and 5 drops of detergent to the other. Check both test tubes. देखो, this is all about the concept of working of cleansing action of soaps and detergent in hard water. देखो hard water,
सबसे पहले आप हार्ड वाटर को समझिए। हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। अगर हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप होता है हमारा सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। उसका मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, सोडियम स्टिरेट। ये क्या है? सोप है, सोडियम स्टिरेट। देखो हार्ड वाटर के अंदर एक क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आपके सोप्स होते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, वो क्या करते हैं कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना देते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कम। और वो कैसे होता है? यहाँ पे ये क्या बना देगा? C17H35COO ट्वाइस कैल्शियम। तो यहां से आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन गए और जिसको हम क्या कहते हैं? आपका स्कम कहते हैं। तो जो ये स्कम है, अब देखो आप दोनों टेस्ट ट्यूब हार्ड वाटर में कौन अच्छे से वर्क किया? देखो सोप ने तो स्कम बना दिया, सोप क्लींजिंग एक्शन ना परफॉर्म करके वो तो आपका प्रेसिपिटेट हो गया, तो आपका कौन अच्छे से वर्क करेगा? डिटर्जेंट। सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ऑन हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में वर्क करते हैं, लेकिन सोप्स आपके हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते। रीजन इज फॉर्मेशन ऑफ स्कम। So this is all about activity based questions. तो इसी के कुछ क्वेश्चंस देखो, in which test tube do you get more form? देखो किस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फॉर्म मिलेगी? जिसमें आपका डिटर्जेंट होगा, डिस्टिल वाटर होगा, कोई हार्ड वाटर नहीं होगा, उस केस में आपका ज्यादा फॉर्म प्रोड्यूस होगा। Which टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व व्हाइट प्रेसिपिटेट? जिसमें आपने सोप की एडिशन की, उसमें आपको क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। Do both test tube have the same amount of foam? No. दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम फॉर्म नहीं होगा। एक्चुअली डिटर्जेंट्स फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सोप फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन, इन व्हिच टेस्ट ट्यूब? किस टेस्ट ट्यूब में आपको कड़ी प्रेसिपिटेट मिलेंगे? अभी मैंने बताया सोप्स के केस में क्या होता है, आपके कड़ी प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपकी पूरी केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप एक्टिविटीज को हम अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं और उनके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में बनते हैं वो मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर कराए हैं। तो फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।